टैक्स से जुड़ी हर उलझनों को दूर करने के लिए लेकर हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो टैक्स गुरु, जहां हम नियमों के दायरे में रहकर टैक्स बचाने के बेहतरीन तरीके आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और इस बार हमारे साथ होंगे जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब, जो हमारे साथ स्टूडियो में। सर, आपका स्वागत है। थैंक यू। और कोहली साहब, आपके काम की बड़ी चीजें लेकर के आए हैं टैक्स से जुड़े हुए, इसलिए कहीं जाइएगा नहीं अगले आधे घंटे तक। बिल्कुल जरूरत हो तो कागज कलम लेकर बैठ जाइए, वरना यूट्यूब पे हमारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। और गौर से सुनिएगा, क्योंकि अगले आधे घंटे तक आपको बताने वाले हैं कि फॉरेन एसेट डिक्लेयर नहीं करने वालों की बढ़ेगी मुश्किलें। आईटी विभाग ने लॉन्च किया नया फॉरेन एसेट स्कैनर नज 2.0। कैपिटल गेन्स अकाउंट स्कीम होगी डिजिटल। नया नियमों के मुताबिक कैसे करें टैक्स प्लानिंग, और साथ में आपको बताएंगे कि पार्टनरशिप फर्म में अगर आप कार रिम्बर्समेंट भरते रहते हैं ताकि टैक्स में छूट मिल जाए, तो उसकी बारीकियां क्या हैं जिसको आपको जानना है, बेहद जरूरी। इस पर भी चर्चा करेंगे शो में आगे। लेकिन सबसे पहली बात उन लोगों के लिए जो कि फॉरेन एसेट छुपाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वहां पे उनकी मुश्किलें बहुत बढ़ने वाली। और आज मैं ये चीज़ आपको इसलिए और बता रहा हूं क्योंकि पिछले कई दिनों से देख रहा हूं, इनफैक्ट कई महीनों से कोहली साहब, कि लोग फॉरेन में बहुत सारी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। कई सारे प्रॉपर्टी लोग वहाँ पे विज्ञापन भी देते हैं, हमने यहाँ पे ये लॉन्च किया, वो लॉन्च किया। बाकी चीज़ें भी अकाउंट होते हैं, पैसे होते हैं। और कई बार आपको लगता है इनकम टैक्स विभाग तो दिल्ली में बैठा है, बेंगलोर में बैठा है, उनको क्या मतलब फॉरेन में हमने क्या कर लिया। लेकिन ऐसा नहीं है, उनकी बड़ी पैनी नज़र है। उस नज़र को और ज़्यादा पैनी करने के लिए उन्होंने एक नया स्कैनर लॉन्च किया। वो स्कैनर क्या है और आपको क्यों जानना है जरूरी, कोहली साहब से पूछ रहे। तो कोहली साहब, ये लोग डर जाएं कि सतर्क हो जाएं? देखिए, पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगा लक्ष्मण कि टैक्स प्लानिंग खाली प्लानिंग स्ट्रैटेजीज टैक्स बचाने के लिए ही लिमिटेड नहीं होती है। टैक्स प्लानिंग जहां आपका फालतू टैक्स कल को चला जाए, पेनल्टी चला जाए, बड़ा भारी भरकम रकम आपके सिर पे पड़ जाए, इसको बचाना भी टैक्स प्लानिंग है। तो यहीं से ये निकल के आता है। जी हाँ, नज 2.0, नॉन इंट्रूसिव डेटा टू गाइड एंड एनेबल, ये इसका फुल फॉर्म है। और आपको पता होगा कि विदेशी एसेट्स डिस्क्लोज करने की तो हम काफ़ी टाइम से, जब से ब्लैक मनी एक्ट आया, अपने आपके विदेशों में मकान है, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट है, किसी कंपनी में डायरेक्टरशिप है, इस सबको डिस्क्लोज करने की बात हम बहुत पहले से कर रहे हैं। पर अब ये 2.0 तब आता है तो उसकी कुछ इम्प्रोवाइज वर्जन होती है पहले वाले की। तो 2.0 ये कहता है कि डिपार्टमेंट ने करीब शुरू से लेके 1080 केसेस ऐसे निकाले लक्ष्मण, जहां पर विदेशी एसेट डिक्लेयर नहीं थे। 1000 से ज्यादा, 1080, 40,000 करोड़ रुपए की रिकवरी इसमें हो चुकी है। ये कहने को बहुत ऐसी बात लगती है जो कि सब पे अप्लाई नहीं करती, पर 40,000 करोड़ बड़ा अमाउंट होता है अगर आप विदेशी एसेट से। तो अब डिपार्टमेंट के पास एक और खेप, जिसको मैं कहूं, वो आई है डेटा की। तो अगर आपने, अब जरूरी बात यह है, अगर आपने अभी तक डिक्लेयर नहीं किया है, भूल से भी रह जाता है कई बार, मैं ये नहीं कहता कि लोग जानबूझ के करते हैं। कई दफ़े आपने कोई छोटा सा एक फ्लैट बुक कर लिया, अपार्टमेंट बुक कर लिया, आजकल दुबई में, लंदन में, सिंगापुर में, ऐसे बहुत सारे यहाँ पर आपने ठीक एग्जीबिशंस लगाते हैं विदेशी रियल एस्टेट कंपनीज, आपसे बुकिंग करा के ले जाते हैं। या आपने कहीं कोई पुराना रख रखा हो कहीं किसी कंपनी में, तो अगर आपने वो नहीं डिस्क्लोज किया है, 31 दिसंबर तक अपने रिटर्न साहब रिवाइज कर लीजिए। और क्योंकि 31 दिसंबर तक आपके पास रिवाइज करने का समय है, इसीलिए आज इसकी चर्चा हो रही है कि आज हम दिसंबर के मध्य तक पहुंच रहे हैं। तो आप 31 दिसंबर तक रिवाइज करके, अभी भी मौका है, आप उसको कर दीजिए। क्योंकि अगर उन्होंने पकड़ा तो फिर आप कहेंगे फिर डरा रहा है, ये बता रहा है, तो उन्होंने पकड़ा तो अच्छा नहीं रहेगा। तो मेरा ख्याल है कि आप स्वयं एक मिनट ठंडे दिमाग से बैठ के याद करिए, कहीं आपने कोई विदेशी एसेट में निवेश तो नहीं किया था जो आप भूल रहे हो। अच्छा, इसे मुझे समझाइए कि ये विदेशी एसेट का मतलब क्या हुआ? हर चीज आपको बताना है, कुछ चीजें जिसको छोड़ भी सकते हैं? बिल्कुल। शेड्यूल FA लक्ष्मण रिटर्न में अलग से दिया हुआ है। दो शेड्यूल हैं, एक शेड्यूल FA, एक शेड्यूल FSI, फॉरेन सोर्स इनकम। ये दोनों विदेश से संबंधित हैं। जी हाँ, आपकी यही नहीं, कंपनी, किसी कंपनी में आपकी डायरेक्टरशिप भी है विदेशी कंपनी में। मतलब सिर्फ प्रॉपर्टी खरीदे हो ऐसा नहीं है ना, डायरेक्टरशिप है तब भी कोई भी एसेट आपका है। इनफैक्ट विदेश में आपने कोई कार भी खरीद के रखी हुई है, अच्छा, तो वो तक आपको बतानी पड़ेगी। आपको कोई भी एसेट है, वो इसमें बाकायदा लिस्ट दी हुई है, वो आपको डिस्क्लोज करना है रिटर्न के साथ। नहीं किया तो वो टैक्स इवेजन माना जाता है। अच्छा, चीज बताइए, मैं टैक्स पेयर्स के लिहाज से पूछ रहा हूँ कि मैंने कोई प्रॉपर्टी खरीदी और डिस्क्लोज नहीं किया, तो आप कैसे पकड़ेंगे मुझे? हाँ, क्योंकि जो बहुत सारे देशों के साथ म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन के करार हो गए हैं। क्या तो कौन कौन क्या ले रहा हो बताओ। वो क्या करते हैं, जितने भारतीय पासपोर्ट होल्डर्स के उनके यहाँ पर प्रॉपर्टीज है, उन सब की लिस्ट उठा के भारत सरकार को म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन भेज देते हैं। बस वो आया
और डिपार्टमेंट का काम तो खाली नोटिस भेजना रह जाता है, फिर तो आप गिरफ्त में आ गए। यही तो नज 2.0 है कि उनके पास डेटा आ गया है। और नज का हिंदी में अर्थ होता है सरल भाषा में कि जेंटली किसी को कुछ करने के लिए उकसाना, चेतावनी। एक चीज और बताइए मुझे कि हमने घर लिया दिल्ली में, चाहे इंडिया में लिया, और घर लिया विदेश में, तो विदेश में बताने में कुछ ज्यादा टैक्स लगता है क्या? ज्यादा टैक्स नहीं लगता। अगर आपका जो पैसा विदेश में उस एसेट को लेने के लिए गया है, अगर वो पैसा आपका बैंक से टैक्स पेड मनी गया है, सिर्फ बताना ही है। हाँ, उसमें कोई मसला नहीं है कि ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। पर क्या होता है कि बहुत सारे मामले लक्ष्य में इसमें ऐसे निकले जिससे किसी ने हवाला से पैसा भेज दिया था, किसी का कोई अनडिस्क्लोज्ड इनकम था, जो क्योंकि विदेश में तो आपने कहा ना यहाँ बैठे क्या पता लग रहा है वहां आपने क्या खिचड़ी पकाई है। तो वो जानना डिपार्टमेंट को बहुत जरूरी है कि विदेश में आपकी कौन सी। और विदेशों में तो ये बहुत पुराना नियम है, भारत में फिर भी नया है। अमेरिका में बहुत पुराना, बहुत मशहूर नियम, उसको फैक्टका कहते हैं कि आप अपने विदेशी एसेट्स बताइए आपने कहां कहां होल्ड किया। तो हम देखिए, हमारा डराने का मकसद नहीं है, हमारा आपका टैक्स बचाने का मकसद है। वो बहुत सारे लोग कहते हैं कि कोहली साहब आते हैं वो कुछ ना कुछ डरा के जाते हैं, तो मैं डरा नहीं रहा, मैं आपका टैक्स बचाना। हालांकि आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट का वो भी जानना बेहद जरूरी है दर्शकों के लिए कि अगर आपने अपने अकाउंट से पैसा निकाल करके विदेश में कोई प्रॉपर्टी खरीदी है तो आपको बताने में कोई दिक्कत नहीं है, आप बता दीजिए, उस पर कोई टैक्स थोड़ा अलग से लगना है, टैक्स ऑलरेडी आपने पे कर रखा है, तो निश्चिंत रहिए। लेकिन यह है कि बता जरूर दीजिएगा, नहीं बताइएगा 31 दिसंबर तक का समय है, बता दीजिए, रिवाइज रिटर्न फाइल करके बता दीजिए। और नहीं आप बताएं, सामने वाले ने पकड़ लिया तो फिर आप अपना खुद भुगतेंगे, तो फिर बाकी तो पेनल्टी जो देना पड़ेगा। मैं आप देखें क्योंकि डराने का मेरे ऊपर वो लगता है, तो मैं इसलिए और नहीं डरा। नहीं, लेकिन डरना भी जरूरी है, डरना भी जरूरी है, लेकिन ये जानना बेहद जरूरी है। और जैसा कोहली साहब ने शुरू में कहा कि टैक्स प्लानिंग का मतलब सिर्फ टैक्स बचाना नहीं होता है, टैक्स की उलझनों से भी आपको छुटकारा, और जो पेनल्टीज लगने से बचाना भी तो टैक्स प्लानिंग है। बिल्कुल, जैसे शेयर मार्केट में कहते हैं ना कि नुकसान नहीं हुआ वो भी अपने आप में फायदा है, बिल्कुल वही टैक्स प्लानिंग का एक हिस्सा है। चलिए अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। सबसे पहले चलते हैं खारघर नवी मुंबई में है, और वहां से अजय भटनागर साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भटनागर साहब नमस्कार। नमस्ते सर, क्या हाल है आपके? सर बहुत बढ़िया, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, बहुत बढ़िया आप प्रोग्राम करते हैं। थैंक यू सो मच। खारघर में जब सालों पहले मैं गया था तो वहाँ पे पहाड़ वहाड़ दिखा करता है, अभी भी है कि नहीं है वहाँ पे? दिखते हैं सर, अभी बहुत सारे बिल्डिंग्स आ गई हैं तो थोड़ी दूर से तो नहीं दिखेगा, हाँ, लेकिन बिल्कुल दिखते हैं। हाँ, अब तो काफी डेवलप हो गया होगा। बताइए टैक्स गुरु कैसे आपकी मदद कर सकता है? सर मेरा क्वेश्चन ये था, वैसे तो मैंने दिया था, लेकिन ये मेन ये है कि मैंने 2020 में एक प्रॉपर्टी बेची थी और उसका जो पैसा आया था वो सारा पैसा मैंने मतलब बेची थी सितंबर 2020, वही कोविड का टाइम था, और अक्टूबर में मैंने प्रॉपर्टी खरीद ली थी। तो एक बिल्डर था, उसने मेरे को प्रॉमिस किया था कि 3 साल में 5 साल में वो बना के दे देगा प्रॉपर्टी। तो जी हम वेट करते रहे, लेकिन वो कुछ सिडको के नियमों की वजह से या कुछ, क्योंकि एयरपोर्ट आने वाला था तो शायद FSI का कुछ गड़बड़ था या कुछ तो इशू था, जिसकी वजह से वो प्रॉपर्टी चालू नहीं कर पाया। ठीक है। तो 3 साल बाद फिर मैंने उनको कहा कि भाई आप मेरा पैसा वापस कर दीजिए, मैं किसी दूसरे प्रोजेक्ट में लगा लेता हूँ। तो यानी 2024 में मैंने उनको कहा कि मेरा पैसा आप दे दीजिए, तो उन्होंने 80% तो दे दिया, अभी भी थोड़ा बाकी है। अब क्वेश्चन मेरा यही है सर कि मैंने 54 में मतलब वो मैंने ले लिया था एग्जाम्पशन 21AY में, तो अब ये पैसा जो आ रहा है इसको मैं कैसे दिखाऊं और क्या करना चाहिए? प्रॉपर्टी अब मैं जब लूंगा तो वो क्या उसके भी कोई टाइम लिमिट है कि कितने टाइम में बननी चाहिए या क्या? क्योंकि ये तो बिल्डर पे ही सारा डिपेंड कर रहा है। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और अच्छी बात है कि आपने ईमानदारी से बता रहे कि पैसे आ गया, हमें फिर कैसे करें, क्योंकि इस पर टैक्स एग्जम्पशन ले रखे थे। कोहली साहब। अजय जी, पहले तो हमें खेद है इस बात का कि आपके बिल्डर ने डिफॉल्ट किया, जो भी कारण रहा उसका। मुझे लगता है इसमें अजय जी आप कानूनी तौर पे इसको देखें, जो सेक्शन 54 कहता है उसके हिसाब से जिस तारीख को आपको ये पता लगा कि अब ये प्रोजेक्ट आगे नहीं चल पाएगा, तो या आपको इंटीमेशन मिली, राइटिंग में मिली या फोन से बताया, तो कायदे से उस तारीख को आपको आपका जो कैपिटल गेन था, वो एग्जेम्पशन थी, वो खत्म हो गई। तो उस साल में उस तारीख पे आपको जो सेक्शन 54 का आपने रिबेट लिया था वो वापस टैक्सेबल बन जाता है। अब आपके दूसरा सवाल का दूसरा हिस्सा है
कि क्या अब आप कर सकते हैं, क्योंकि टाइम लिमिट जो सेक्शन 54 में दी हुई है 3 साल में बनाना होता है, 1 साल पहले या 2 साल बाद तक परचेज करना होता है, वो टाइम लिमिट तो आपकी समाप्त हो चुकी है। तो अब बदकिस्मती से आप उस सेक्शन 54 का बेनिफिट तो नहीं ले पाएंगे। अब आपके सवाल का तीसरा पहलू है कि जो पैसा आ रहा है अब वहां से, वो मात्र अजय जी एक कैश फ्लो है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो एक सिंपली एक कैश फ्लो है और उस कैश फ्लो से आपको कोई असर नहीं होता। वापस आ रहा है, ये तो खुशी की बात है कि पैसा वापस आ रहा है, तो आपका कैपिटल गेन एग्जेम्पशन तो लैप्स हो चुका है और आपको उस ईयर में जिसमें सिडको या जो भी आपने एजेंसी का नाम लिया, जब आपको इंटीमेशन मिली थी, तो उस साल में आपको कैपिटल गेन को रिवर्स करना पड़ेगा। नहीं किया है तो अब उसको रिवर्स कर दीजिए, जो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है उस पर वो आप दे दीजिए। कोई टाइमलाइन नहीं, अब तो जब जागे तब सवेरा। अब तो ये इनको जब भी कर दें, अगर लेट हो गए तो अभी भी कर देना चाहिए, वरना क्योंकि अगर डिपार्टमेंट की तरफ से आया तो फिर इनको और दिक्कत। अच्छा, उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट करना चाहे तो कर सकते हैं, पर अब उस पर कैपिटल गेन एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। टाइम जो लिमिट थी वो लैप्स हो चुकी है। यही इनके क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा। चलिए, तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए भटनागर साहब? नहीं, ये कंफ्यूजन नहीं है, बस यही पूछना था क्योंकि उसमें तो हम रेजिडेंशियल एड्रेस भी दिखाते हैं ना, तो इनकम टैक्स वाले में तो जो रिटर्न भरते हैं, तो अब तो फिर वो प्रॉपर्टी भी नहीं है, तो फिर क्या होगा? नहीं, वो एड्रेस तो आप अजय जी कभी भी चेंज कर सकते हैं, एड्रेस की प्रॉब्लम नहीं है। एड्रेस तो आप सिंपली अपना जब रिटर्न भरेंगे आप एड्रेस चेंज तो करना बहुत आसान काम है। पर मेन मुद्दा ये है कि कैपिटल गेन एग्जेम्पशन आपकी विड्रॉ हो गई। दूसरा मेन मुद्दा ये है कि मेरे को ये जो ईयर का जो भी टैक्सेशन रेट है वो कैपिटल गेन का वही लगेगा? जी एग्जैक्टली वही लगेगा। आपने बिल्कुल ठीक पकड़ा, वही लगेगा। और जो कैश फ्लो आ रही है, जो पैसा आया है, वो सिर्फ आप उससे खुशी मना सकते हैं, पार्टी कर सकते हैं, पर उस पर कोई टैक्सेबिलिटी नहीं। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ सारे कंफ्यूजन दूर हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद टैक्स गुरु से संपर्क करने के लिए। चलते हैं कांदी वाली। अच्छा, फिर मुंबई से अगला सवाल है। महेंद्र शाह साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शाह साहब नमस्कार। नमस्कार सर। बताया जाए, कोहली साहब हैं हमारे साथ। नमस्कार लक्ष्मण जी। जी नमस्कार, बताएं क्या सवाल है आपके पास? थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग माय क्वेश्चन ऑन द लाइन। थैंक यू सो मच, आपने हमें संपर्क किया। बताएं, हिंदी में सवाल पूछेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, दर्शक भी, बाकी दर्शक भी लाभान्वित होंगे। मैंने ना मेरा 15 अप्रैल में फाइल किया था जी। तभी मुझे मेरा ये जो अक्टूबर में मेरा केवाईसी मैच्योर हुआ था उसका मुझे अंदाज नहीं था, तो मेरा उसको इंटरेस्ट इनकम लेने का मैं भूल गया और मैंने सबमिट कर दिया। तभी वो इंटरेस्ट से मेरा इनकम ज्यादा लिमिट से ज्यादा हो जाता है। तो एक्चुअली आई वाज नॉट सपोज टू फाइल दैट। अभी क्या कर सकता हूँ मैं? मैंने एडवांस टैक्स भर दिया है जी। तो शाह साहब, जो आपने 15H फाइल किया है उसको आप विड्रॉ कर सकते हैं। आप बैंक में एक चिट्ठी लिख दीजिए बैंक मैनेजर को कि ऐसे मैंने 15H फाइल किया था, मुझे ये अंदाज था कि मेरी इनकम बिलो टैक्सेबल होगी, और पर मैंने एडवांस टैक्स भी भर दिया और अब मेरा किसान विकास पत्र मैच्योर हो गया, तो ऐसा मुझे लग रहा है कि मैं टैक्सेबल हो जाऊंगा, तो मेरा 15H एप्लीकेबल ना माना जाए, उसको आप एक तरह से विड्रॉ कर सकते हैं। पर आप, मुझे उम्मीद है आपको ये भी ध्यान होगा कि 12 लाख रुपए तक का करंट ईयर में अब 87A के अंडर रिबेट भी मिल रहा है, तो एक दफे चेक कर लीजिए, क्या पता आप 12 लाख के अंतर्गत आ रहे हो, तो फिर तो आपका 15H एक तरह से ठीक हो जाएगा। पर अगर उसके भी बाहर जा रहे हैं तो एक सिंपली चिट्ठी दीजिए, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, बैंक मैनेजर को दिया है और बैंक मैनेजर इस बात को समझते हैं कि ये एक एस्टिमेट बेसिस पे दिया जाता है, तो वो आपकी समस्या का आसानी से निस्तारण हो सकता है। शाह साहब, चलिए, तो शाह साहब कोई दिक्कत तो नहीं? अब बैंक वाले विड्रॉ कर सकते हैं क्या? हाँ जी, विड्रॉ कर सकते हैं। आप एक चिट्ठी दे के विड्रॉ कर सकते हैं, एक लेटर दे दीजिए बैंक में। अच्छा, लेटर देना पड़ेगा मुझे? जी जी जी। हाँ जी। चलिए, ठीक है। तो कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, टैक्स गुरु तो है ही आपके लिए। कोई दिक्कत होगी तो फिर हम उसको भी सुलझाएंगे। और फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक बाद बताएं, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम अब डिजिटल होने जा रहा है। अब डिजिटल हो रहा है तो इसके लिए आपके टैक्स प्लानिंग पे क्या असर पड़ेगा, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब स्टूडियो में हैं। कोहली साहब, चलते हैं दिल्ली। एक सवाल अनिल गुप्ता जी का आया हुआ है, फोन लाइन पर बने ही हुए हैं। तो अनिल गुप्ता जी नमस्कार, क्या सवाल आपके पास? नमस्कार लक्ष्मण साहब जी। नमस्कार। और कोहली साहब को भी नमस्कार। नमस्कार अनिल जी। सर, मैं आई एम ए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई जी। तो मुझे लास्ट 12 इयर्स का कोई एरियर आया था। एरियर आने के बाद उन्होंने क्या है, 1 गो में ही पूरा टैक्स काट लिया। 18.5 लाख रुपए करीब हमारे टैक्स काटा है उन्होंने। जो एरियर था लास्ट 10 इयर्स का था सर, तो मुझे लग रहा है हर साल में उसको डिवाइड करके काटना चाहिए था, 1 गो में ही क्यों काट लिया?
और उसके बाद ये रिफंड जो था उसका, जो मैंने फाइल किया इसके लिए, तो रिफंड जो है 3,90,000 के आसपास का रिफंड, वो तो आज तक तो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, अभी भी रिटर्न नहीं मिला इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। पहली बात तो ये काटा क्यों गया एक बार में, वन गो में क्यों काटना सही था सर? देखिए, जब उसको काटा जाता है एरियर्स को लक्ष्मण, तो वो जब एरियर्स मिलते हैं वो एक साथ काट लेते हैं। क्यों काट लेते हैं मैं उसको कारण बताता हूं। क्योंकि एक आयकर में अधिनियम है 89(1), उसको 89(1) हम कहते हैं। तो 89(1) के अंतर्गत आपको रिलीफ दिया जाता है एरियर्स का। तो अगर आपको एरियर एक साथ मिल भी गया है तो आप अपने रिटर्न फाइल करते टाइम 89(1) का रिलीफ लें। वो रिलीफ किस प्रकार दिया जाता है, मैं फॉर्मूले को लक्ष्मण संक्षिप्त में बता देता हूं कि उस साल का जो एरियर मिला है, करंट ईयर की इनकम में हायर टैक्स होता है, उस साल की इनकम में लोअर टैक्स होता है। तो इन दोनों को घटा के आपको रिलीफ मिल जाता है। तो अगर हो भी गया है तो आप 89(1) के अंतर्गत रिलीफ लीजिए, रिलीफ लेके आप फाइल कीजिए और आपका बाकायदा रिफंड आ जाएगा। पैसा आपका कहीं नहीं गया, ये मैं मानता हूं कि पैसा थोड़ा कुछ दिन के लिए ब्लॉक हो गया है, पर जैसे ही आप फाइल करके 89(1) का रिबेट लेंगे, पैसा आपका रिफंड के रूप में वापस आ जाएगा। और लक्ष्मण, मैं तो मानता हूं कि इतने सारे एरियर्स आए तो उसकी खुशी, कुछ पार्टी वार्टी लड्डू वड्डू बनता है, और वो जो परेशान है वो, हाँ, वो नहीं, वो हमने तो देखिए उनकी परेशानी भी दूर कर दी, पर इतना बड़ा एरियर मिला तो कहीं खुशी भी तो थोड़ी सी मैं सोच रहा था कि उनके साथ बांट लेते। पर अब आपको डबल खुशी होगी क्योंकि रिफंड भी आएगा। रिफंड भी आ गया, इसलिए टेंशन मत लीजिए। आप आवाज से बड़ा मायूस दिख रहे थे कि एक ही बार में पैसे काट लिए, क्या करना है। तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है गुप्ता जी, और ना रिफंड तो बताइएगा, हम लोग हैं ही आपके साथ। चलते हैं रुद्रपुर उत्तराखंड, जहां से तुलसीदास खुराना जी हमारे साथ फोन लाइन पे बने हुए हैं। खुराना साहब नमस्कार। नमस्कार जी। खुराना साहब नहीं कहूँ, आपका नाम तुलसीदास कहूँ, तुलसीदास ज्यादा अच्छा है। बहुत ही मैं इम्प्रेस्ड हूँ इनके नाम से जी। बताएं तुलसीदास जी, क्या सवाल है आपके पास? मेरा सवाल यह है कि पार्टनरशिप में कार अगर पार्टनर के नाम है और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस क्लेम करने हैं कार एक्सपेंसेस के, तो उसका बेस्ट वे क्या है क्लेम करने का? चलिए तुलसीदास जी, अगर पार्टनर के नाम कार है तो ऐसे में होता क्या है लक्ष्मण, के कार का डबल यूज होता है, यानी कि ऑफिशियल पर्पसेस के लिए भी होता है, पर्सनल पर्पस। यहीं से तुलसीदास जी का सवाल भी निकल के आ रहा है। कोई आप घर के लिए भी चला रहे हैं, ऑफिस के लिए भी चला रहे हैं। कई बार तो ऐसा होता है ना, गाड़ी ले गए रास्ते में काम करते हुए, जरा बच्चे को पिक कर लाना या वाइफ को ड्रॉप कर दीजिएगा शॉपिंग के लिए, उसको लेके आ जाना, तो ये मिक्स्ड यूज होता है। तो अगर तो आप एक्सक्लूसिव यूज कर रहे हैं तुलसीदास जी कंपनी के लिए, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं। आप पर किलोमीटर के हिसाब से या पेट्रोल डीजल जो भी डलवाते हैं प्लस कार का रिपेयर, आप उसको सीधा सीधा कंपनी के खर्चों में डाल सकते हैं। और अगर आप पर्सनल यूज कर रहे हैं तो पर्सनल यूज में फिर वो आपकी, और खर्चा उसका आपकी पार्टनरशिप फर्म दे रही है, तो फिर ऐसे में ये या तो ड्राइंग मानी जाएगी आपकी पार्टनरशिप, जैसे आप उसमें से निकालते हैं अपना प्रॉफिट, तो उस पर आजकल तो आपको पता होगा टीडीएस भी है 10%, तो वो होगा। और मान लीजिए आप सैलरी पर काम करते हैं, यानी कि आप पार्टनरशिप फर्म से सैलरी लेते हैं, तो फिर ये आपके सैलरी के पर्क्स में गिना जाएगा। पर्क्स वो खर्चा होता है जो आप कंपनी आपने करना होता है, पर कंपनी यानी कि पार्टनरशिप फर्म आपके लिए कर देते हो। अगर ये मिक्स्ड है, जैसा मैंने लक्ष्मण को कहा कि रास्ते में ये भी करते जाना, वो भी करते जाना, कुछ ऑफिस का काम हो गया, कुछ घर का हो गया, तो फिर इसमें आपको कुछ एक लक्ष्मण रेखा खींचनी पड़ेगी, डिवाइड करना पड़ेगा कि 30% ऑफिस का 70% घर का, या वाइस वर्सा 70% ऑफिस का 30% घर का, या 50-50। तो वो जो बाकी का हिस्सा है ऑफिस का, ऑफिस के प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा कंपनी के, और बाकी का हिस्सा आपके पर्क या आपकी ड्राइंग माना जाएगा। तुलसीदास जी, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड साउंड कर रहा होगा, पर क्योंकि आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आप इसको बेहतरी से कैलकुलेट कर पाएंगे। लेकिन जैसा कि नाम है तुलसीदास जी, वैसे ही ईमानदारी भी है टैक्स पेयर में, मतलब एक एक चीज जानना चाहते हैं। बिल्कुल नहीं, और नहीं तो जनरली क्या होता है, आपने बहुत काम की बात करी, जनरली क्या होता है, वो कहते हैं भाई क्या हो गया, पर्सनल है, फर्म का तो है, सारा का सारा फर्म में डाल दे। पर बहुत मैं इस बात की प्रशंसा करता हूं, मैं लक्ष्मण की बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि आप बहुत ईमानदारी से, वरना देखिए आयकर वाले आपकी गाड़ी का पीछा थोड़े ना कर रहे हैं कि आपने बच्चों को स्कूल से उठाया या आप किसी कंपनी की मीटिंग में गए। बहुत ईमानदारी की बात। बिल्कुल। तुलसीदास जी, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं, अभी एक और इसका क्वेश्चन है मेरा। हाँ। क्या पर किलोमीटर फिक्स रेट पे भी चार्ज कर सकते हैं जितने किलोमीटर ऑफिस यूज हुआ? कर सकते हैं, पर उसके लिए फिर आपको लॉग बुक रखनी पड़ेगी। एक गाड़ी में लॉग बुक होती है कि कितने किलोमीटर आपने ऑफिशियल यूज किया, कितने किलोमीटर आपने पर्सनल यूज किया। कर सकते हैं आप, पर किलोमीटर फिक्स कर सकते हैं, उसमें गाड़ी का पेट्रोल डीजल प्लस गाड़ी की मेंटेनेंस और डेप्रिसिएशन दोनों को मिला के किलोमीटर रेट आप निकाल सकते हैं। वो रीजनेबल होना चाहिए, मार्केट रेट्स के हिसाब से होना चाहिए, अनरीजनेबल नहीं होना चाहिए। तो ये है कि मार्केट रेट के हिसाब से होना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। चलिए, तो ये एक सलाह है शरद कोहली साहब के साथ
की तरफ से। आपको कोई अब कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए, कोई होगा तो बताइएगा। वैसे है कॉम्प्लिकेटेड मामला, मुझे लगता है ये सब चीज़ें हटा देनी चाहिए। नहीं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है लक्ष्मण, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है, वही मैंने कहा, क्योंकि खुद इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको पता लग जाता है। आप अपनी गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, बताइए कितनी दफे ऐसा होता है, ऑफिस के काम से भी गए, घर में पत्नी को भी पिकअप किया, बच्चे को ड्रॉप किया। मैं इनकम टैक्स के नियम के हिसाब से कर रहा हूँ। अब नियम में अगर वो पर्सनल अलाउ कर देते हैं, लोग क्या करेंगे, सारा पर्सनल इस्तेमाल ऑफिस में डाल देंगे। ये भी तो दिक्कत नहीं, तो डिफरेंशिएट कर पाना बड़ा मुश्किल है ना, कि पर्सनल है, जो इस्तेमाल करता है लक्ष्मण उसको पता हो, लेकिन बीइंग अ टैक्स पेयर अथॉरिटी आप कैसे पता लगाएंगे ये जितना? हाँ, मतलब उसको वेरीफाई कर पाना। अब इतना देखिए, कुछ तो विश्वास पे, हाँ, विश्वास पे चलना चाहिए। इन सब चीजों को वेरीफाई कर पाना, वेरीफाई करने का कॉस्ट जो कंप्लायंस कॉस्ट, मैंने तो खुद ही कहा कि आपके पीछे पीछे आयकर की गाड़ी थोड़ी ना चल रही है। एक जो है बता दूं, ऐसे चर्चा चली तो, हालांकि हम लोग टैक्स गुरु में एक नीति आयोग ने एक पेपर निकाला है, उसमें बताया कि आप जो भी कानून बना रहे हैं उसको ये भी देखिए कि उस कानून को इम्प्लीमेंट करने का कॉस्ट कितना है। जी, ऐसा जितना रिकवर है उससे ज्यादा कॉस्ट ही हमको इम्प्लीमेंट करने का, ऐसी चीजों को छोड़ दिया करिए। तो यहाँ भी ये चीज़ लागू होती है। धीरे धीरे चल के चीज़ें सरल हो रही होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए हमारे साथ। अब चलते हैं एक सवाल, तो अब से अच्छा है कि एक चीज़ ले लेते हैं जो टैक्स पेयर्स को जानना बहुत ज़रूरी है, वो है कैपिटल गेंस। दरअसल कैपिटल गेंस के लिए सरकार ने एक नई स्कीम लाई है, वो सारा डिजिटल स्कीम है। बहुत पुरानी स्कीम थी, अब सरकार ने 2025 से स्कीम लाई है। और ये स्कीम क्या, पहले ये समझा दीजिए, फिर टैक्स पेयर्स के लिए पूछा जाए क्या है उसके लिए मायने। 37 साल पुरानी ये कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम सी-गैस हम कई दफे चर्चा कर चुके हैं, जिसमें आप अगर रिटर्न फाइल करने तक सेक्शन 54 या 54F की बेनिफिट नहीं ले पाते हैं, तो आप एक अकाउंट खुलवा के उसमें पैसा जमा करके आपका 54F रिटर्न फाइल करने से पहले मान लिया जाएगा। अभी तक ये सरकारी बैंक खाली ये सुविधा देते थे। एक पासबुक मिलती थी पुराने स्टाइल की, पासबुक में बाकायदा एंट्री की जाती थी, आपने इतना पैसा जमा कराया, और केवल शेड्यूल्ड बैंक, सरकारी बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक थे। अब 19 प्राइवेट बैंक आ गए हैं, पहली बात। दूसरी बात, जमाना बैंकिंग का बदल गया। RTGS, NEFT, नेट बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग, ये सब UPI, इन सब माध्यमों से आप डिपॉजिट कर सकते हैं। फॉर्म A और C जो होता था जमा खुलवाने के लिए, विड्रॉ करने के लिए, वो वैसे का वैसा सुविधाजनक हो गया, तो सुविधाजनक और इलेक्ट्रॉनिकली। और 2027 से तो ये भी होगा लक्ष्मण, इस अकाउंट को बंद करवाना बड़ा मुसीबत होता था, क्योंकि अकाउंट बंद करवाने का मतलब है आप कैपिटल गेन एग्जेम्पशन को वो करते हैं। तो इसलिए जो है आप पहली अप्रैल 2027 से आप इलेक्ट्रॉनिकली इसको बंद भी करा सकते हैं, डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम। तो अगर टैक्स पेयर्स जानना चाहे कि प्लानिंग में कोई इससे फर्क पड़ेगा? प्लानिंग में यही फर्क पड़ेगा कि अब प्रक्रिया आसान हो गई। प्रक्रिया आसान, पहले कॉम्प्लिकेटेड, बहुत सारे सवाल मैनुअल होती थी पहले। जी, तो ये है, तो ये नई स्कीम का फायदा उठाइएगा, कोई दिक्कत होगी नहीं। अब चूंकि डिजिटल है सारा कुछ, तो आप घर बैठे ऑनलाइन ही सारा कुछ यहाँ पे कर सकते हैं। और ये जानना बेहद जरूरी है अगर कैपिटल गेंस स्कीम में कोई फायदा उठाना चाहते हैं तो। कोहली साहब, शो का समय खत्म होगा, वैसे बहुत सारी चर्चा आपसे करनी थी टैक्स से जुड़ी, लेकिन समय शो को यहीं समाप्त करते हैं। और आपके पास कोई भी सवाल हो, चाहे इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ हो या फिर GST, तो आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पे। और जब सवाल भेजें तो अपना नाम और मोबाइल नंबर जरूर भेजिएगा, क्योंकि मोबाइल नंबर रहने से क्या होता है फायदा कि ऐसे सीधा आपकी बात मैं टैक्स गुरु से करवा देता हूँ, और आपके मन में कोई भी दुविधा होती है तो हाथ के हाथ वहीं दूर करवा देता हूँ। तो नाम और मोबाइल नंबर और ईमेल ID tax@moneycontrol.com याद रखिए। और फिलहाल दीजिए इजाजत, देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।